Hello students, once again I welcome you in my class. As you know that I am Shivanand Singh and you are watching Shiva's English Zone. आपको आज की जो वीडियो है इसमें मैं क्लास 12th यानी कक्षा 12वीं के बच्चे जो यूपी बोर्ड से बिलोंग करते हैं उनके लिए ये वीडियो लेके आया हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं वीडियो में मैं आज इंग्लिश यानी इंग्लिश प्रोज सेक्शन में बात करूँगा। इंग्लिश प्रोज सेक्शन है आपका। इस प्रोज सेक्शन में जो पहला चैप्टर आपको पढ़ना है अ गर्ल विद बास्केट और लिखने वाले हैं विलियम सी डगलस। गर्ल विद बास्केट और लिखने वाले हैं विलियम सी डगलस। विलियम सी डगलस ने बड़ी खूबसूरती से एक छोटी बच्ची की कहानी इसमें पिरोई है और जिसे कहते हैं ना किसी से प्यार हो जाना। तो किससे प्यार हो गया विलियम सी डगलस को, और आपको बता दें उन्होंने सारी बातें हमारे प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ शेयर की जब उन्होंने अपनी विज़िट कंप्लीट की इंडिया की, और कितने इम्प्रेस हुए इस बात का पुख्ता सबूत उन्होंने उनको प्रस्तुत किया। यानी कि हम हिंदुस्तानियों में वो कौन सा विलक्षण गुण था जिसकी वजह से एक अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट का जज भारत भ्रमण पर आता है और प्रभावित हो जाता है। इन सभी पर हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में और देखेंगे कि एक छोटी सी लड़की ने कितना ज़्यादा प्रभावित कर दिया एक अमेरिकी जज को। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर जो आप पिक्चर देख रहे हैं, ये पिक्चर किसी आम आदमी की नहीं, ये बहुत ही खास आदमी है जिनका नाम है विलियम सी डगलस। चलते चलते मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे दूँ अबाउट द ऑथर। William C. Douglas, a judge of Supreme Court of United States of America, visited India in 1950। 1950 में आज़ाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय में सुप्रीम कोर्ट के जज, अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट के जज विज़िट करते हैं इंडिया को। और आगे लिखा कि ही हैपन टू ट्रेवल फ्रॉम न्यू दिल्ली टू रानीखेत, अ हिल स्टेशन इन द हिमालयाज़। तो दिल्ली से रानीखेत की यात्रा वो बाई ट्रेन कर रहे थे और इस यात्रा के दौरान उन्हें इतनी खूबसूरत एहसास हुए, इतने खूबसूरत यादें उन्होंने सहेज ली कि पूछिए मत। उसका जो अनुभव है वो लास्ट में चल के चैप्टर के शेयर करते हैं और आप भी महसूस करिए कि वो क्या खूबसूरती है जो बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है हमारे लेखक को। आगे लिखा है कि ही वॉज अ रियलिस्टिक एंड सपोर्टर ऑफ लेबर। ध्यान देखिए, रियलिस्ट थे यानी कि वास्तविकता में विश्वास करना, जो वास्तविक ज़िंदगी है सपनों में नहीं, और सपोर्टर ऑफ लेबर यानी श्रम का समर्थन करने वाले व्यक्ति थे। यानी इन्हें मेहनत में विश्वास था, मेहनत करो आगे बढ़ो। ही आल्सो लव्ड सेल्फ रिस्पेक्ट एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस। ये दो शब्द इन्होंने बताए, सेल्फ रिस्पेक्ट यानी अपना आत्मसम्मान, और सेल्फ रिस्पेक्ट आत्मसम्मान, सेल्फ कॉन्फिडेंस और आत्मनिर्भर। यानी अपने आप पर भरोसा रखिए और अपने सम्मान की रक्षा करिए। ये दो चीज़ उन्होंने सिखाई। ही वॉज फैसिनेटेड माने आकर्षित थे, एंड चार्म विद द नेचुरल ब्यूटी ऑफ इंडिया। भारत की जो प्राकृतिक सौंदर्य है उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। अ गर्ल विद अ बास्केट इज़ वन ऑफ हिज फेमस ऐसे। उनके प्रसिद्ध निबंधों में एक है अ गर्ल विद बास्केट। तो चलते चलते हम देखते हैं कि ये थोड़ी सी कहानी कैसे आगे बढ़ती है। मैं संक्षेप में आपको इस चैप्टर में बता चुका हूँ कि एक छोटी सी बच्ची है, 9 वर्ष की है, जो शरणार्थी है, और वो कैसे अपने फटेहाल कपड़ों में, जो बहुत ज़्यादा शिक्षित नहीं, जिसको बहुत ज़्यादा आचरण व्यवहार का ज्ञान नहीं है, उसका ऐसा कौन सा रूप देखा हमारे विलियम सी डगलस जी ने जो बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गए, और प्रधानमंत्री से उस बच्चे की चर्चा करना उन्होंने लाजमी समझा। तो आइए, छोटा सा चैप्टर है, जल्दी मैं इसको आपको कुछ बता देता हूँ। हाँ, आपको ये बताना ज़रूरी है कि आप कक्षा 12वीं के स्टूडेंट हैं। आपको सिलेबस जो मैंने डिस्कस किया था, जो आपके क्वेश्चन पेपर पैटर्न पर बातें मैंने की थी, वो सब कुछ नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं। आप जा कर के अपना सिलेबस देख लीजिए। और मैं बता दूं कि जो प्रोज सेक्शन से क्वेश्चन बनेगा, आपको एक्सप्लेनेशन लिखने के लिए आता है विद रेफरेंस एंड कॉन्टेक्स्ट। आपको इस पर ध्यान देना पड़ेगा, इस पर काम भी करना पड़ेगा। एक्सप्लेनेशन कैसे किया जाता है आपने अपनी पिछली कक्षाओं में सीखा होगा। आपको रेफरेंस लिखना होता है। रेफरेंस में आपको पता है कि आप उस पर्टिकुलर चैप्टर का नाम देते हैं जहाँ से पैराग्राफ लिया जाता है, और उस पर्टिकुलर चैप्टर को किसने लिखा है उस राइटर का नाम देना पड़ता है। जैसे आप लिखते हैं द अबव
noted passage has been taken from the lesson A Girl with Basket and written by William C. Douglas. That is the reference of your particular paragraph. और उसके बाद जो दूसरी रीडिंग बनती है वो होती है, पता है ना आपको, कंटेक्स्ट की, यानी किस संदर्भ में बात की गई। उस पैराग्राफ को पढ़ने के बाद आपको एहसास होना चाहिए कि इसमें मुख्य बात क्या बताई गई है, उसको आप अपने कंटेक्स्ट में शामिल करते हैं। मैं बताता रहूँगा, अभी आपको पैराग्राफ एक दो पढ़ाता हूँ तो आपको आगे बताता हूँ कैसे इसके कंटेक्स्ट को लिखेंगे। और लास्ट में जो सबसे बड़ा की पॉइंट है वो होता है एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन पर ख़ास ध्यान दीजिए। एक्सप्लेनेशन का मतलब ये मत समझिए, मैं मैक्सिमम बच्चों को देखता हूँ वो कॉपी कर देते हैं उसी पैराग्राफ को थोड़ा बहुत इधर करके, ठीक है। आप उसको इजी लैंग्वेज में प्रेजेंट करिए ताकि एक लेमैन भी अगर आपके एक्सप्लेनेशन को पढ़े तो उसको समझ में आ जाए कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं। हाँ, आई हैड लेफ्ट न्यू दिल्ली फॉर द हिमालय। इट मीन्स द राइटर हैव लेफ्ट द Delhi and he wanted to visit the Himalayas. Only not for the Himalayas, he wanted to visit the Ranikhet, especially a hill station settled down by the British army personnel. I was going as far as Bareilly by train. It means he travelled the destination Bareilly by train. मैं हिंदी में भी बता देता हूँ आपको। आई हैड लेफ्ट न्यू दिल्ली, मैं न्यू दिल्ली से निकला हिमालय के लिए। आई वॉज गोइंग फॉर एज बरेली, मैं बरेली तक गया बाई ट्रेन के द्वारा, एंड देन बाई कार टू रानीखेत। फिर उसके बाद बरेली से रानीखेत की यात्रा मैंने कार के द्वारा तय की। रानीखेत है क्या, यहाँ पर लेखक ने मेंशन किया है कि रानीखेत के बारे में बताया, एन ओल्ड ब्रिटिश हिल स्टेशन, एक पुराना ब्रिटिश यानी अंग्रेज़ों के द्वारा बसाया गया हिल स्टेशन था, और उसके बारे में लोकेटेड ऑन अ 6000 फुट रिज अपोजिट 120 माइल स्ट्रेच ऑफ स्नो कैप्ड हिमालयाज। इट मीन्स दैट हिल स्टेशन वाज सिचुएटेड above 6000 feet of height and that was situated just in front of the Himalayas and the Himalayas were totally covered with snow। यानी जो 120 मील में फैला हिमालय है जो पूरी तरह से बर्फ़ से ढका हुआ, ठीक उसी के सामने 6000 फीट की ऊंचाई पर रानीखेत नाम का हिल स्टेशन अंग्रेज़ों के द्वारा बसाया गया। वहाँ के विज़िट करने गए थे हमारे लेखक विलियम सी डगलस जी। द ट्रेन वॉज स्लो, इट मीन जस्ट लाइक अ पैसेंजर ट्रेन इन आवर इंडियन ट्रेन। हमारे भारतीय ट्रेन पद्धति में अगर देखा जाए तो जिसको हम पैसेंजर ट्रेन करते हैं, वेरी स्लो मूविंग ट्रेन, एंड इट स्टॉप्ड एट ऑल द वे स्टेशन। As you know that the passenger train will stop at every station. The new passenger will be settled down in the trains and the passengers who wanted to go down and alighted at the platform. It means हर स्टेशन पर रुकना इस ट्रेन का काम था। नए पैसेंजर्स ट्रेन में चढ़ते थे और जो पुराने पैसेंजर जिनका वो स्टेशन होता तो वो उतरते थे। एट एवरी स्टॉप, मैंने जो अभी बात बताई, एट एवरी स्टॉप आई स्वंग ओपन, इट मीन्स झटके से खोलते थे हमारे लेखक महोदय। स्वंग ओपन द डोर ऑफ माई कंपार्टमेंट एंड वॉक द प्लेटफॉर्म। दैट वॉज द हैबिचुअल विजिट और रिएक्शन बाई द writer William C. Douglas. He just opened the door of the compartment and get down on the platform. For what the reason? He every time when the train stopped at the station, he just go out of the compartment. क्यों आते थे बाहर कंपार्टमेंट के, क्या उसके पीछे रीज़न है जरा देखते हैं। The platform were packed with people. It means उस टाइम पे भी हमारे रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर भीड़ थी। पैक्ड विद मीन खचाखच भरा हुआ था। इट मीन देयर आर ए लॉट ऑफ पीपल एट द प्लेटफॉर्म एंड इन दीज पीपल्स सम आर हिंदूज, मुस्लिम्स, सिख, ईसाई, सोल्जर्स, मर्चेंट्स, प्रीस्ट, पोर्टर्स, बेगर्स, हॉकर्स। इट मीन्स डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल आर पैक्ड ऑन द प्लेटफॉर्म। इन दीज पीपल सम आर द Sikhs, some are the Muslims, some are the Hindus, and some people are the soldiers and merchants, priests, porters, beggars, hawkers. Different type of people are present at the platform. Almost everyone was barefooted. It means everyone, almost everyone. It means every Indian was barefooted. It means there was no slipper or shoes in the feet of Indian people. नंगे पाँव थे वो सब लोग लगभग। एंड ड्रेस्ड इन लूज वाइट गारमेंट,
and mostly all the Indian people have the same kind of dress, loose white garment. सफ़ेद रंग का ढीला ढाला कपड़ा पहने हुए नंगे पांव थे मैक्सिमम इंडियन. I would ask at least 3 people before I could find one who spoke English. It means I tried to search a person who can speak and understand English very well. Then he found a one Indian. After asking 3 Indians, 3 भारतीयों से बात करने के बाद उन्हें एक भारतीय मिल गया जो अंग्रेजी समझ सकता था, बोल सकता था. We would talk world affair, every major topic, the news of the day produced. It means both that Indian person who can well in English and our writer started a conversation on the topic that related to the world scenarios and the major topic in the context of India and the major news produced in our Indian society. All these are the major topic on which both have discussed clearly. In this way, I was trying to get a feel of the pulse of the nation. It means what is the reason behind this kind of conversation? The writer very clearly mentioned that he just wanted to feel what kind of behavior and feeling of Indian people toward the nation and all other officials. Just checking opinion against official attitude and reports. It means the news produced day by day, what is the reaction of Indian people on such kind of accidents or incident in Indian society. यानी भारतीय समाज में, भारत जैसे देश में जो न्यूज़ आ रही हैं उन न्यूज़ पर हमारे इंडियंस का रिएक्शन कैसा है, वो क्या सोच रखते हैं, इन सब को जानने के लिए हमारे लेखक महोदय उस भारतीय व्यक्ति से बात कर रहे थे जो अंग्रेजी बोल और समझ सकता था. चलिए अगला एक पैराग्राफ और देख लेते हैं. हाँ, लेकिन चलने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और आप बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस कर लीजिए. नीचे आपको दिख रहा होगा CYZ इंग्लिश जोन, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है आपके इस कोरोना पीरियड में आपकी स्टडी को कंटिन्यू करने के लिए. चलिए शुरू करते हैं. 3rd पैराग्राफ. The route lay through one of the richest of India's agricultural areas. The route, it means जिस रूट से, जिस रास्ते से वो जा रहे थे, दिल्ली से बरेली, बरेली से फिर रानीखेत, that route was very very rich in agricultural fields. यानी कि जो रास्ता गुजर रहा था, जिस रास्ते से वो जा रहे थे, वो रास्ता पूरी तरह से समृद्ध खेती बाड़ी का इलाका था. लेकिन मैं थोड़ा सा इस बीच में आपको होल्ड करता हूँ. जैसे मान लीजिए कि आपके एग्जामिनेशन में 2nd पैराग्राफ आ जाता है. 2nd पैराग्राफ इट मीन्स कि यहाँ से द प्लेटफॉर्म से लेकर के रिपोर्ट्स तक ये पैराग्राफ आपके एग्ज़ाम में आता है, तो आप इसको कैसे टैकल करोगे, कैसे हल करोगे. क्वेश्चन ये बनेगा कि आप रेफरेंस लिखिए, आप कंटेक्स्ट लिखिए और आपको इसको एक्सप्लेन भी करना होगा. ये 3 टर्म्स, 3 टॉपिक्स आएंगे जिसको आपको प्रेजेंट करना पड़ेगा, अपना आंसर इसी टॉपिक्स में देना पड़ेगा. तो जो पहली हेडिंग बनाते हैं आप, रेफरेंस की हेडिंग बनाते हैं. इन दिस रेफरेंस, अंडर दिस रेफरेंस हेडिंग यू हैव टू राइट द नेम ऑफ द चैप्टर एंड आल्सो द राइटर ऑफ द चैप्टर. तो हाउ कैन यू गोइंग टू राइट द आंसर? जस्ट लिसन केयरफुली. तो क्या आप आंसर लिखोगे, ध्यान से सुनिएगा. जब आप रेफरेंस हेडिंग बनाएंगे, इस रेफरेंस हेडिंग के अंदर आपको लिखना होगा तो द अबव पैसेज हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द लेसन अ गर्ल विद बास्केट इन इन्वर्टेड कॉमा. आप इसको इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखेंगे गर्ल विद बास्केट एंड रिटन बाय फेमस इंग्लिश राइटर एंड अ सुप्रीम कोर्ट जज ऑफ USA विलियम C. डगलस. आप इतना नहीं भी लिखना चाहते हैं तो आप सीधे लिख सकते हैं रिटन बाय विलियम C. डगलस. और इसके बाद कंटेक्स्ट की बात करूं, कंटेक्स्ट में क्या आपको लिखना होगा. कंटेक्स्ट में जैसा आपने देखा है कि हम इस पैराग्राफ में किस संदर्भ में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर लेखक ने प्लेटफॉर्म्स की बात की और उस व्यक्ति से बात करके वो भारत के बारे में जानना चाहते थे. तो इन दिस पैरा द राइटर वांटेड टू नो द फीलिंग्स ऑफ इंडियन पीपल अबाउट द रिपोर्ट्स एंड ऑफिशियल एटीट्यूड्स एंड ही आल्सो वांटेड टू नो द रिएक्शन ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स. तो ये आपका कंटेक्स्ट में चला जाएगा. और एक्सप्लेनेशन में आप लिखेंगे ड्यूरिंग हिज विजिट और ड्यूरिंग हिज जर्नी द राइटर एलाइटेड, एलाइटेड माने होता उतरना, ट्रेन से उतरना. द राइटर एलाइटेड एट एवरी रेलवे स्टेशन
He wanted to know what kind of behavior, what kind of attitude, what kind of living areas, what kind of their manners affected the Indian people's way of living. यानी भारतीय लोगों का सोच क्या है, व्यवहार क्या है, क्या वो जानते हैं, समझते हैं, इन सब के बारे में जानने के लिए लेखक हर रेलवे स्टेशन पर उतरता था। इट मीन्स आपको बड़े इजी वर्ड्स में इसको एक्सप्लेन करना होगा कि कोई एक आम आदमी भी अगर इसको पढ़े जो ज़रा सा भी इंग्लिश की समझ रखता हो तो समझ पाए कि इसमें क्या बात कही गई है। तो आप उसमें बताएंगे द राइटर सॉ डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल वर प्रेजेंट ऑन द प्लेटफॉर्म। इन दीज पीपल सम आर हिंदूज, सम आर मुस्लिम्स, सम आर सोल्जर्स एंड सम आर मर्चेंट्स, प्रीस्ट, पोर्टर वगैरह एंड हॉकर। दीज पीपल हैव the main common thing is mostly every Indian people are barefooted. It means there is no slipper or shoes in their feet, and they have wore a same kind of cloths, just wide loose garments. That was the main features that was seen by the writer on the platform. तो आपने देखा कि लेखक ने ये चीज़ कॉमनली देखी कि ज़्यादातर जो प्लेटफॉर्म पर लोग थे वो नंगे पाँव थे, वाइट ढीले ढाले कपड़े पहने हुए थे। तो इस तरीके से आप समझिएगा कि आपको बड़े इजी वर्ड्स में इसको परोसना होगा, प्रेजेंट करना होगा। तो चलने से पहले मैं एक बार रिक्वेस्ट करूंगा आप इसे कंटिन्यू बनाए रखिए। मैं अगली वीडियो बहुत जल्द आपको परोसता हूं। इसी तरह से मैं छोटे छोटे टुकड़ों में आपको वीडियो दूंगा ताकि आप इसे आसानी से समझ सकें। हाँ, अगर आपको कोई समस्या रहती है, जैसे आपको लगे कि मुझे हिंदी में बेटर समझ में आ रहा है या इंग्लिश में मैं कंटिन्यू रखूं या मैं बाईलैंग्वेज हो जाऊं, मतलब जैसे अभी दोनों भाषाओं मैंने पढ़ाया उस तरह से पढ़ाऊं, अपने रिएक्शन ज़रूर कमेंट सेक्शन में दीजिए ताकि मैं आपके लिए आपके हिसाब से वीडियो बना सकूँ। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।